1000 रुपये के करीब खर्च हुआ हमारा 1 एकड़ का। वो निकालने के बाद उसका ड्यूरेशन 45 दिन में वो आमदनी हुई हमें करीब 28 से 30 हज़ार रुपये। अब उसके बाद में ये हरा धनिया से 28 हज़ार में 8 हज़ार खर्च में निकाल दिया हमने, तो 20 हज़ार रुपये इससे उपज मिली। तो इस तरह से वो पैसा हमने 8 हज़ार 18 हज़ार रुपये जो खर्च किया वो हमारे यहाँ मेहनतकश लोगों के पास में गया। और ये भी पैसा हमने किसी इसको उगाने में किसी कंपनी को नहीं दिया, तो ये पूरा प्राकृतिक रूप से उगाया। तो सब जितने भी सृष्टि के घटक हैं उनके साथ में लेके इसकी उपज की, तो हमें पहले 30 और फिर ये 20-50 हज़ार रुपये इससे मिला, तो 70 हज़ार रुपया मिला कद्दू से, 50 हज़ार रुपया मिला ये धनिया से। इस तरह से हम लोगों ने दूसरा धनिया लिया। जब ये इतनी उपज दे देगी तो ये धनिया निकालने के बाद तीसरी फसल यहाँ हम एरोग्रीन की लगाएंगे ग्रीष्म में। तो उसका फिर वो माँ के लिए होगा कि माँ ने अब हमें इतना दे दिया, वहाँ तो हम चने के रूप में दे दिए माँ को, यहाँ नहीं दिए, यहाँ एरोग्रीन लगाएंगे। और वो एरोग्रीन पूरा ज़मीन में जब 45 दिन का हो जाएगा तो उसको पूरा भूमि में मिला देंगे। वो करोड़ों जीवों का वो भोजन होगा। तो हम बोलते हैं कि भोजन पानी हवा, ये सृष्टि के चक्र को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक नेचुरल फार्मिंग की बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो अब इतना धन मिल गया है, तो धन तो हमारा भोजन नहीं है, धन भोजन नहीं है, तो चलो उसी में का व्यय किया जाए। तो हम लोग वो एरोग्रीन पे अगर हमारा खर्च भी हुआ तो मुश्किल से बमुश्किल 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च होगा वो एरोग्रीन बना के मिट्टी में मिलाने का। तो हमारे 1,20,000 में से 10 कम भी हो जाए, हमारी लालच तो 30 हज़ार ही थी, फिर भी हमारे पास बहुत बचता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे दूसरा क्रॉप हम लोगों ने इसका लिया और तीसरा लेंगे एरोग्रीन का। इस तरह से प्राकृतिक कृषि में ये चक्र बनाते हैं फसलों के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता का, और उसका लाभ फिर हमें अगले वर्ष की हर फसल में वो बढ़ के मिलती है, उसका उत्पाद बढ़ते बढ़ते मिलता है, कम नहीं। तो नेचुरली सारा एनपीके न्यूट्रिएंट्स कैसे डेवलप होगा, तो मैंने कहा कि नानाविध प्रकार का एरोग्रीन में 10 प्रकार के अनाज मिला के बोते हैं, तो उसमें 6 किलो द्विदल, 3 किलो एकदल, 1 किलो तेल बीज, ये मिला के तो अलग अलग प्रकार के क्रॉप रहने से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमको अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही हम लोगों को जो एनपीके की बात करते हैं, तो एनपीके ये भी सारा लाखों जीवों की डेड बॉडियाँ, उस जीवों के द्वारा वातावरण का नाइट्रोजन अडॉप्ट करना, वातावरण से ऑक्सीजन लेना, ये सारा सिस्टम यहाँ डेवलप होता है नेचर से हमको बहुत बड़े पैमाने पे। तो हम लोगों को ये तय करना है कि वो कंपनियों के खतरनाक जहर हम इस्तेमाल करें या प्रकृति से ये सब उपहार में हम लें। इस तरह से अगर हम संतुलन बना के कृषि करेंगे तो हमारी कृषि बहुत हद चरम सीमा पे होगी उस उपज के मामले में। पानी हम इतना बना लेंगे, अगर इस तरह की कृषि होने लगी तो वही जीव ज़मीनों में छेद करके पानी को ज़मीन के अंदर डालेंगे। तो 18 महीनों में हमारा ये भोजन, पानी और हवा का प्रयास था। हवा के प्रयास की बात हम अंत में करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ कैसे पेड़ लगाए, उनकी प्लानिंग कैसे की है। तो ये इस तरह से एक पैटर्न हमने 18 महीनों में ये सेट किया इस वर्ष का, यानी 15 अप्रैल से लेके तो आज तक, आज 12 जनवरी, तो 12 जनवरी तक ये क्रॉप का साइकिल बना है हमारा। हम लोग बीजों के विषय में भी हम लोग बहुत जागरूक रहते हैं, एक एक बीज संग्रहित करते जाते हैं। इस वर्ष हमने ये धान की प्रजातियाँ एसआरआई पद्धति से लगाई थी। 13 जून को यहाँ पे बुआई की थी हमने, 13 जून को बारिश हुई, वो 13 जून में हमने ये प्रजाति मध्य प्रदेश से लाई। इसका भुलो भाटा नाम था ये प्रजाति का। ये धान की प्रजाति में ये गुण था कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू है, बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए। इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। जहाँ कुपोषण की बात करते हैं तो ये धान इतना पोषित व्यवस्था है इसमें कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहने से कुपोषित जो अगर कोई बच्चे हैं तो उनके खाने से भी उनके स्वास्थ्य में लाभ होता है। इस तरह से हमने मेडिसिनल वैल्यू वाला धान लगाया है यहाँ पे, एसआरआई प्रणाली से लगाया। बीज हमने अपना घर का बनाना चाहिए, इसीलिए देसी धान को ढूंढ के निकाला। ये धान हम लोगों ने यहाँ पे 1 एकड़ में लगाया, 18 कुंटल धान की उपज हुई। अब 18 कुंटल धान की उपज लेने के बाद हम लोगों का रिश्ता जुड़ गया माँ से कि माँ किसी भी चीज़ को देने में कमी नहीं रख रही है। 18 कुंटल हमारे लिए बहुत था, हम लोगों की लालच थी कि 12-13 कुंटल भी हो जाए तो हमें समाधान है। 18 कुंटल हो गया तो हमने फिर दूसरा, पहला क्रॉप तो ये ले लिया, दूसरा फिर मैंने कहा कि अब माँ के लिए लूँगा, पर्यावरण संतुलन के लिए। तो आधे में हमने मेथी लगाई। तो ये मेथी की फसल आप देख रहे हो, ये मेथी, ये एक तो वातावरण से इसके जड़ों में गांठें होती है, वातावरण का नाइट्रोजन फिक्स करती है। देखिए आप इसकी ग्रीनरी, ये मेथी कितनी ग्रीन है। इसको बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न करते हुए भी इतनी कलर की ये मेथी का उपज मिल रहा है। ये मेथी जब जीवाणुओं का निर्माण करती है तो वातावरण का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सेट करने का काम ये करती है। इस तरह से हमने माँ के लिए ये क्रॉप लगाया। लेकिन
अब माँ हमें देने से कमी नहीं रखती। तो ये हम देखिए आधे में हमने लगाया था ये धान, ये आधे में करीब आधा एकड़ में हम लोगों का इसकी उपज अभी ये 20 कुंटल तक जाएगी। अभी बाज़ार में ये 15 रुपये किलो से बिक रही है, यानी 15 रुपये किलो से बिक रही है। 20 कुंटल आधा एकड़ में निकलेगा तो 30,000 रुपये की उपज ये मेथी से मिल रही है हमें। तो माँ हमें कमी नहीं रख रही है, हम माँ का सोचते हैं, माँ हमारी सोचती है। तो धान के ऊपर धान नहीं लगाया हम लोगों ने, धान के ऊपर धान नहीं लगाया तो ज़मीन की उर्वरकता बढ़ गई। इसीलिए नैसर्गिक कृषि में हमको ये सोचना है कि फसल चक्र कैसा होना चाहिए। इस तरह का हमने फसल चक्र बना के ये ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाने का काम किया। आधे में हमने ये जैसे मेथी लगाई, आधे में हमने वहाँ पे धनिया लगाया। वो धनिया भी इसी तरह प्रति एकड़ 40 से 50 कुंटल हमें हरा धनिया की उपज मिल जाती है। इस तरह से मेथी से उपज। अब मेथी हम लोगों ने इसमें से रोज़गार का निर्माण किया। देखिए ये सब मेरी जो बहनें बैठी है, ये सारा इनको 15 रुपया 10 किलो का, यानी 1.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से इनको उखाड़ने का देते हैं हम लोग। ये शाम तक एक एक बहन कम से कम ये एक एक कुंटल कम से कम उखाड़ लेती है, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 कुंटल तक उखाड़ 12-13 मन, यानी 1 कुंटल 20 किलो तक की उखाड़ लेती है। तो इसके मायने 15 रुपये के कम से कम 150 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी ये बहनें कर लेती हैं यहाँ पे। इस तरह से इनको रोज़गार भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा उपलब्ध करा दिया और ज़मीन के साथ संबंध भी हो गए। तो सभी के साथ संबंधों को रखते हुए हम ये उपज का काम करते हैं। पौध को उठा के तो इसमें कम से कम 20 से 40 फुट तक निकले थे एक एक बीज में। हमने 10 बाय 10 इंच पे लगाया था इसको। अब 20 से 40 इसकी जड़ें इतनी गहरी चली गई थी, जब उखाड़ के देखा तो जड़ों का एकदम गुच्छा बना हुआ था। इस तरह से वो उर्वरक भूमि हो जाने के बाद उसकी जड़ें भी गहराई तक जाती है और ज़मीन से गहराई से न्यूट्रेंट ला के अपनी उपज बढ़ाने का काम करती है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ धान की उपज, बाद में दूसरी उपज ये ली। अब दूसरी उपज लेने के बाद तीसरी उपज हम लोग बोलेंगे कि इतना दे दिया है माँ ने, तो हम तीसरी फसल यहाँ पे लगाएंगे चौला फली की। वो चौला फली, उसकी फलियाँ हम तोड़ लेंगे, उसका बायोमास पूरा ज़मीन में मिल जाएगा। इस तरह से ये भूमि क्रॉप से उर्वरक होने लगेगी। इस तरह से क्रॉप से उर्वरक बनाने के हमारे ये तरीके हैं। ये धान की फसल हमने ली तो धान का कोई भी अवशेष हमने जलाया नहीं। देखिए आप, ये पूरा धान का अवशेष पूरा इसमें ज़मीन में मिला हुआ है। इस तरह से यही हमारे लिए खाद का काम करता है। ये सारा अवशेष धान का, ये आप देख रहे हो, ये सब धान का अवशेष है। ये सारा भूमि में हमने वापस मिला दिया। अब उसका जो धान का पूरा जो घास है, वो उसका ढीग वहाँ लगा है, वो बैलों के पेट में जाएगा, उससे गो संजीवक बनेगा। अब वो धान के ढीग से उसका जो चारा है वो पशुओं को खिलाएंगे, पशुओं को खिलाने के बाद गोबर मिलेगा, वही गोबर जीवाणु युक्त होगा। इस तरह से चारे को हमने एक चक्र के तहत गोबर के रूप में परिवर्तित किया और वही गाय का गोबर हमारे खेत की उपज बढ़ाता है। इस तरह से गाय की सहभागिता भी खेती में बहुत अत्यंत आवश्यकता की बात है। अभी ये 30 दिन का हुआ है, 15 दिन के बाद ये उखाड़ने को आएगा, हमको उपज मिलेगी। वो हरा धनिया फिर बेचने के बाद हम लोग इसको बाद में बीज बनाए, उपज मिलती है। अब ये देखिए, ये पानी की सिंचाई की व्यवस्था पूरा कंटूर प्रणाली से लगाया हुआ है। ये कंटूर प्रणाली से लगाने की वजह से पानी यूनिफॉर्म मिलता है उसको, और यूनिफॉर्म पानी मिलता है तो क्रॉप पूरी यूनिफॉर्म आती है, ऊपर नीचे पूरी। इस तरह से हम लोगों ने ये मेथड को पूरे खेत में 8 महीने तक हम कंटूर फार्मिंग डेवलप करते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर से जून तक पूरी कंटूर फार्मिंग होती है हमारे यहाँ, और सारे क्रॉप ये कंटूर फार्मिंग के तहत लिए जाते हैं। तो इसके वजह से 3 गुना हमारी उपज बढ़ती है कंटूर फार्मिंग से। इस तरह से सिर्फ एक तकनीक से 3 गुना अगर उपज बढ़ती है तो उस तकनीक को सर्वश्रेष्ठ हम कहते हैं कि ये तकनीक हमारे आज कृषि में, नेचुरल फार्मिंग में ये सर्वोत्कृष्ट तकनीक है। नेचुरल फार्मिंग के साथ ये कंटूर फार्मिंग, ये दोनों का आपस में बहुत अच्छा मेल बैठता है।
यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे मैंने वहाँ आपको एक प्रजाति बताई थी कि धान की हमने बुलो भाटा लगाई थी, इसी तरह यहाँ पे खटोला बोल के एक प्रजाति है, वो भी बहुत बढ़िया किस्म है, खाने में टेस्टी है। वो चावल की प्रजाति लगाई यहाँ पे। हमने चावल लेने के बाद ये सोचा कि हमने ज़मीन से एक दलीय फसल ली है, अब ये ज़मीन को उर्वरक बनाया जाए। तो धान के ऊपर दूसरी फसल हमने, ये देखिए ये है हमारा तरीका, यहाँ अभी क्लियर दिख रहा है हमको कंट्रोल फार्मिंग का ये, कि इसके ऐसे हम इसके बेड़ बना के इस तरह से ढाल हो ज़मीन में तो ढाल को कम कर देते हैं, ढाल को बंद कर देते हैं, ढाल को बंद करके इस तरह से उपज लेते हैं, तो उसकी उपज हमें 3 गुना ज़्यादा मिलती है। ढाल हो तो पानी तेज़ी से बह जाएगा, अनबैलेंस होगा, ऊपर कम मिलेगा, नीचे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से कंट्रोल बनाते हैं तो ये यूनिफॉर्म पानी मिलता है। यूनिफॉर्म पानी मिलने की वजह से पानी भी कम लगता है और फसल भी उम्दा आती है। इस तरह से हम लोगों ने कंट्रोल फार्मिंग को हर जगह डेवलप करके हर फसल को कंट्रोल फार्मिंग में लिया है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे खटोला धान, उसके बाद में मेथी लगाई है इस वर्ष में। यहाँ पे हम लोगों ने पहली फसल ये चौला फल्ली की ली थी। चौला फल्ली ये हमारा माँ के लिए समर्पण था कि माँ ये फसल आपके लिए, दूसरी फसल हमारे लिए, तो दूसरी फसल हमें दीजिए। तो चौला फल्ली की हमने फलियाँ तोड़ के प्रति एकड़ उसमें करीब 30,000 रुपये की हमें उपज हुई। उसमें 10,000 रुपये खर्च हुआ, 20,000 मिला। हमें 20,000 ये मायने नहीं था, माँ को देना है ये तय था कि माँ को पहले देना है, तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा बाद में। तो हम लोगों ने पहली उपज ली चौला फल्ली की, सारा खर्च जाके 20,000 रुपये की मुनाफा बचा हमें। कद्दू के मुकाबले बहुत कम मुनाफा था, लेकिन हर जगह कद्दू लेके रखेंगे तो माँ से संबंध कैसे होंगे हमारे। हमें प्रेम पूर्वक संबंध चाहिए थे, तो चौला फल्ली लगाई थी। चौला फल्ली का पूरा अवशेष हम लोगों ने इसमें ज़मीन में मिला दिया। हमने चौला फल्ली को मई महीने के शुरुआत में लगाया था, 3 मई को हमने चौला फल्ली लगाई। वो चौला फल्ली सितंबर तक चली। सितंबर को हमने उसका हार्वेस्टिंग कर दिया और उसका बीज पूरा ज़मीन में मिला के उसके बाद में हम लोगों ने नवंबर के लास्ट में इसको फसल को लगाया। नवंबर के लास्ट में हमारी ज़मीन तैयार हुई। नवंबर में हम लोगों ने पूरा ये प्याज लगाया। अभी नवंबर के लास्ट में, नवंबर के शुरुआत में लगाया। नवंबर के शुरुआत में लगाया, ये 60 से 70 दिन का हो गया। 10 दिन के बाद इसकी कटाई होगी। इस तरह से 80 दिन में हम लोगों ने इसका एक फार्मूला ढूंढा कि प्याज की फसल को हम लोगों ने डायरेक्ट बीज डाला। इसका बीज लेके इसको ऐसे हाथों से ऐसे बीजों को छिड़काव किया, पतला पतला। तो डायरेक्ट डालने से क्या होता है, हम लोग हरी प्याज की उपज लेते हैं, 1 एकड़ में 150 से 200 क्विंटल तक की इसकी उपज मिलती है। अब हरी प्याज का उपज लिया, डायरेक्ट बीज डाला, तो 80 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग को आ जाता है। 110 दिन तक ये चलता है, यानी 110 दिन में हमें प्याज की उपज मिल जाती है। इसका एवरेज रेट हमें 7 से 8 रुपये किलो तक के इसका एवरेज रेट मिलता है। अगर 7 से 8 रुपये किलो भी मिला तो आप देखिए कि 150 क्विंटल का 7 रुपये किलो के भी हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख रुपए के ऊपर इसकी फसल की आमद होगी। तो पहले फसल से मुझे नहीं मिला, लेकिन माँ को दिया तो प्याज की फसल आज ये इतनी उम्दा खड़ी है। ये फसल 1 एकड़ में कम से कम 150 क्विंटल होगी, ऊपर में 200 क्विंटल होगी। पहले 18 महीने हुए, इसकी जैसी जैसी उर्वरकता बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी उपज 300 क्विंटल तक जाएगी। यानी ये प्याज की उपज आने वाले 2-3 वर्षों में, ये माँ की शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी उपज बढ़ते चले। तो माँ की शक्ति बढ़ने का ये हमारा ख्याल पूरा रहता है। इसके वजह से हमें पैसा अपने आप मिलने लगता है। अब 1 लाख रुपया मिल गया, इसमें खर्च ज़्यादा बैठता है, इसमें 40% के खर्च, क्योंकि बहुत बारीक काम होता है, इसकी 4 समय निंदाई करनी होती है। तो बाल निंदाई करके हम लोगों ने इसको वीड्स को कंट्रोल किया और ये फसल अब हमें 110 से 120 दिन में 1 लाख रुपए तक का प्रति एकड़ रिटर्न देगी। 40% खर्चा हुआ तो भी 60,000 रुपया। हमारी लालच ही आखिर तक की ज़मीन से मुझे 30,000, मेरे सब भाई बहनों का पेट भर के मुझे प्रति एकड़ 30,000 रुपया मिल गया तो मैं समाधानी हूँ। लेकिन ये
कुदरती खेती में ही हो सकता है। जो आज केमिकल खेती हो रही है उसमें खर्च बेताशा बढ़ रहा है और उपज घट रही है, क्योंकि माँ के साथ संबंध नहीं है, उसके जीवों के साथ संबंध नहीं है, किसी प्राणी मात्र के साथ संबंध नहीं है। तो वो पूरी हिंसात्मक खेती है। हिंसात्मक खेती में हम खुशहाल नहीं हो सकते। हमारे खर्च बढ़ते ही जाएंगे और उपज घटती ही जाएगी। उस दशा में किसानों की स्थिति बेताशा। अगर ये रासायनिक कृषि सही होती तो क्या लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली होती? क्या लाखों किसानों ने खेती छोड़ दी होती? लाखों किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये स्थितियाँ केमिकल फार्मिंग में आई तो उसे हम कैसे अच्छी कह सकते हैं? वो अच्छी हो ही नहीं सकती। इस तरह से हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के अपना पूरा ज्ञान उसमें झोंक के अपने श्रम से, ज्ञान से और प्लानिंग से अगर हम ये नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो ये कृषि हमें भोजन भी देगी, पानी भी देगी और हवा भी देगी। इस तरह